दरवाज़ा खुला। कुंदन साहब और दो तीन सिविल कपड़ों में अफसर के साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही सबने बाकायदा सलूट किया, जबकि उसने हल्का सा सर हिलाकर जवाब दिया। ये देखकर कुंदन शर्मा ने सागर को देखते हुए बोले, मैंने कहा था ना, आप बिना सुरक्षा के कहीं नहीं आ जा सकते, लेकिन आपने फिर भी ये खतरा मोल लिया था। आज भी आप आराम से दफ्तर में बैठे हैं और आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि आपकी जान को सच में कोई खतरा है। आपका चेहरा उन लोगों के नज़रों में अब आ चुका है। हर कोई जानता है आप कौन हैं। सागर ने अपनी नज़रें सीधे कुंदन पर जमा दी और धीमे शब्दों में बोला, यहाँ तुम मुझे लेक्चर देने आए हो या मेरी बात सुनने के लिए आए हो? कुंदन शर्मा जल्दी सीधा होकर बोला, फिलहाल सर आपकी बात सुनने के लिए ही तो आया हूँ, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि हम सब आपकी सुरक्षा चाहते हैं सर। सागर ने गहरी सांस ली, दोनों हाथ पर हाथ रखे और सीधा होकर बैठा। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कुंदन, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। आप एक काम करो, उस घटना स्थल को ट्रेस करने की कोशिश करो। कुंदन शर्मा ने बहुत जल्दी ध्यान दिया। सागर ने बात चालू रखी और रेस्टोरेंट के सामने 4 कैमरे लगे हुए थे। जिस वक्त हमला हुआ था मैं दाईं तरफ खड़ा था। तब एक लड़की ने मुझे धक्का दिया था और मेरी जान बचाई थी। उस तरफ भी एक कैमरा लगा हुआ था। तुम उस फुटेज पूरी जांच करवाओ और उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो और उस शूटर को हर हाल में पकड़ना है। कुंदन शर्मा ने जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। सर हमने पूरी जानकारी निकाली है। वे लड़की बहुत ज़्यादा साधारण और घरेलू मिजाज की लड़की है। नाम है उसका हिमानी। कॉलेज की स्टूडेंट है, सेकंड ईयर में पढ़ती है, दिल्ली के पौष इलाके में रहती है। उसके अलावा उसके पिता की रोड पर कई दुकानें हैं। वह एक बिजनेसमैन है और राम गोपाल वर्मा के नाम से कई रेस्टोरेंट भी है। उस लड़की का अभी तक कहीं भी रिश्ता नहीं हुआ है और वे कॉलेज के अलावा कहीं आती जाती भी नहीं है। सागर ने हल्की सी सर को हिलाकर चेहरे पर गंभीरता सजाई। उसके चेहरे से बेकरारी छलक रही थी। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास लाओ और शूटर का सुराग जल्दी से लगवाओ। ये कहते हुए जल्दी से हाथों के इशारे से उनको जाने का इशारा किया। कुंदन बाकी अफसर खड़े हुए सल्यूट करते तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। सागर ने एक पल को आंखें बंद की, जैसे उस लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में ताज़ा हो रही हो, जिसने किसी जज्बे के तहत अपनी परवाह किए बिना उसकी जान बचा ली थी। वह एक पल था जब हजारों दिलों से नफरत करने वाला अपना दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया था। कमरे में हल्की चुप्पी छाई हुई थी। अलमारी खुली हुई थी और हिमानी की माँ आरती देवी कपड़े सही तरीके से अलमारी में रख रही थी। धूप की हल्की शुरुआत हो गई थी। पर्दे से छन छन कर कमरे में रोशनी फैल रही थी। हर चीज़ तरीके से रखी हुई थी, जैसा कि आरती देवी का नेचर था। हर चीज़ तरीके से रखा होना चाहिए। एक घरेलू और बहुत ही जिम्मेदार औरत थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। हिमानी हाँफते हुए अंदर दाखिल हुई। कदम धीमे थे और चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आरती देवी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और हल्की सी मुस्काई। बोली, क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? मैं तो अभी रोटी बनाने जा रही थी। हिमानी कुछ कहे बिना उनके करीब आकर खड़ी हो गई। 2-3 पल बीते थे। माँ अभी अलमारी में कपड़े रख ही रही थी। फिर हिमानी धीमी आवाज़ में बोली, मम्मी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है, क्या थोड़ा वक्त मिल सकता है? आरती देवी ने एक नज़र उस पर डाली। हाथ कपड़े पर रुके लेकिन चेहरे का कोई असर नहीं बदला। हाँ कहो, क्या हुआ? उनका शब्द बिल्कुल नॉर्मल था। नज़रें झुकी और कुछ पल चुप रही। फिर हिम्मत करके बोली, वैसे पापा ने लव से शादी के लिए मना क्यों किया? कोई खास वजह? उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठकर कहा, हाँ मैंने ही मना करवा दिया था। हिमानी ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। आपने क्यों मना करवाया मम्मी? उन्होंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया था, मुझे तुम्हारी वह आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक लालची औरत है, हर बात में फ़ायदा ढूंढ लेती है और लोगों को इस्तेमाल करने की उसकी आदत है। और जहाँ तक लव की बात है, वह भी उसकी ही परछाई लगता है। माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं। मेरा दिल तसल्ली में नहीं हो रहा था इस रिश्ते से, इसलिए मना कर दिया बेटा। हिमानी ने एक आह भरी मगर जुबान से कुछ ना निकाला। आरती देवी ने उसे देखा और ज़्यादा बोली नहीं। तुम्हें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी कज़न माला या और कोई तुमसे कुछ कहे तो साफ कह देना, ये मेरे घर वालों की समस्या है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हिमानी ने हल्का सा सर हिला दिया। मम्मी, उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी और दिल में उदासी थी। वह चुप से पलटी और कमरे में बाहर निकल गई। इरादा कुछ और था, दिल की बात कहने की, माँ को अपनी पसंद बताने का, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए थे, जैसे हमेशा की तरह। आज भी वो खुद को रोक गई थी। शाम की धूप अब मध्यम पड़ चुकी थी। गली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमां हल्के सुनहरी रंग में लिपटा हुआ था।
राम गोपाल साहब के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी में से एक बड़ी हैंडसम रोबदार ब्लैक 3 पीस में हल्की सी खुशबू और चलने के अंदाज में एक खास तरह का स्टाइल और हिम्मत। दरवाजे पर किसी की आहट हुई। आरती देवी ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर मामूली सी नरमी थी, मगर सामने खड़े आदमी को देखकर वो पल भर को हैरान रह गई थी। जी कौन? उन्होंने पूछा। सामने खड़े सागर ने नरमी से मगर मजबूत शब्दों में जवाब दिया, मुझे राम गोपाल साहब से बात करनी है। मैं सागर हूँ, बिजनेसमैन, फिलिप्स कंपनी का मालिक। मेरा नाम सुना होगा आपने। आरती देवी ने बेकाबू होते बोली, जी हाँ हाँ सुना है। अंदर आ जाइए। वह जल्दी दरवाजे से हट गई और सागर को आंगन में ले आई। वह बहुत हैरान थी। सागर के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट और हैरानी दोनों झलक रही थी। कुछ पल बाद राम गोपाल अंदर आए। उनके पीछे आरती देवी और साथ ही बरका देवी भी थी, जो थोड़ी देर पहले ही शायद वह भी राम गोपाल से मिलने के लिए आई हुई थी। बरका देवी का चेहरा अभी तक गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन सागर को देखकर उनका रंग ही उड़ गया था। सागर ने बड़े रिस्पेक्ट भरे अंदाज में खड़े होकर राम गोपाल से हाथ मिलाया था। राम गोपाल कुछ चौंक कर बोले, जी बोलिए, आपको कोई काम था? आप मेरे घर? सागर ने एक पल गहरी सांस ली और जिस काम के लिए आया था उस पर ध्यान दिया। उनकी आंखों में देखते हुए बोला, देखिए सर, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधी बात करूंगा। मैं एक मशहूर बिजनेसमैन हूँ, आप शायद जानते भी हैं। राम गोपाल जल्दी बोले, जी जी, आपको कौन नहीं जानता। मैं सच में बहुत हैरान हूँ कि आप मेरे घर आए। सागर ने उनकी बात पूरी होने से पहले आराम से बात आगे बढ़ाई। असल में मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे मालूम है ये सुनकर आप हैरान होंगे और शायद ये भी सोच रहे हो कि मेरी उम्र आपकी बेटी से 9 या 10 साल बड़ी होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसे खुश रखूँगा, इज्जत दूंगा और ज़िंदगी का हर सुख आराम दूंगा। आरती देवी ने मुंह खोलकर एक दूसरे की तरफ देखा। हैरानी परेशानी एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। राम गोपाल ने नजरें झुकाकर कुछ पल चुप्पी साध ली थी। बरखा देवी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था, जैसे शब्द ही साथ छोड़ गए हों। राम गोपाल ने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, फिर बरखा देवी के बदलते असर देखे और फिर दोबारा सागर को देखा, जैसे अब फैसला करना बाकी था। आंगन के हवा में एक बोझल चुप्पी सवार हो गई थी। सागर की बात पूरी होने से पहले बरखा देवी जैसे होश में आई। चेहरे का गुस्सा, शब्दों में कड़वाहट। जल्दी बोली, अभी तो आपने मुझे कहा था हिमानी की शादी नहीं करेंगे क्योंकि वह अभी छोटी है, पढ़ रही है। अब आप इन्हें भी मना करें अभी के अभी और निकालिए इस आदमी को यहाँ से। सागर ने जल्दी आंखें छोटी करके उन्हें देखा। चुपती शब्द में बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आप क्या बोल रही हैं? अब राम गोपाल कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और नापसंदी से बोल उठे, तमीज़ से बात करो, वो मेरी दोस्त की पत्नी है। सागर ने गहरी सांस लेकर खुद पर काबू रखा, फिर ठंडे शब्दों में बोला, मैं तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ सर, लेकिन ये औरत उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बेटी मुझे पसंद है, उसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। ये औरत बीच में क्यों बोल रही है? आरती देवी ने नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, ये आंटी है मेरी बेटी की, आप फिक्र ना करें, हम आपसे खुद बात करेंगे। मगर राम गोपाल ने हाथ उठाकर आरती देवी को चुप रहने का इशारा किया। एक सेकंड, आपने मेरे घर आए मेहमान से जिस शब्दों में बात की है वह बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर आप मेरे पास रिश्ता लेने आए हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे पूरे परिवार से, मेरे दोस्त यार से रिश्ता मांग रहे हैं। उनके शब्दों में अब थोड़ी सी कड़वाहट शामिल हो गई थी। नहीं देनी मुझे अपनी बेटी, चली जाइए आप यहाँ से, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की। सागर ने आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला असर लिए राम गोपाल को देखा। क्या हो गया आपको सर? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। वह बात पूरी करता इससे पहले बरका देवी फिर से बीच में बोल पड़ी थी, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, जाओ यहाँ से जल्दी। सागर ने तीखी और तेज शब्दों में उनकी तरफ देखा। चुप रहिए आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। उसका अंदाज़ा सख्त गुस्से में था। बात तो पूरी होने से पहले ही राम गोपाल उठकर खड़े हो गए। आंखों में नाराज़गी थी। जाओ यहाँ से, नहीं देनी मुझे अपनी बेटी आपको। अब तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरे ही घर आए मेहमान और बेटी को इस तरह से ट्रीट करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे आदमी को अपनी बेटी दूंगा? सागर कुछ पल उन सब को देखता रहा, गहरी सांस ली और फिर ठंडे शब्दों में बोला, गलती कर रहे हैं आप राम गोपाल जी। ये औरत आपको डस लेगी और जिस तरीके से आपने मेरी आवभगत की है उसका हर्जाना आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। राम गोपाल ने हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। आप जाओ यहाँ से जल्दी। सागर ने एक नज़र पूरी उस जगह पर डाली, कोई भी शब्द कहे बिना पलटा और लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे आंगन में बिल्कुल चुप्पी का तूफान छा चुका था। प्रिंसिपल ऑफिस के हवा हमेशा की तरह चुप और बिल्कुल सन्नाटे में था।
सोफे पर टांग रखे काले कपड़ों में सागर बड़े तसल्ली भरे अंदाज में बैठा था। उसकी नज़रें सामने मौजूद फाइल पर थी, मगर चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। प्रिंसिपल मैडम ने सर उठाया। अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। हिमानी अंदर दाखिल हुई। वह क्रीम कलर के सूट पहने, बैग कंधे से लटकाए हुए, वह नपे तुले कदमों से चलती हुई प्रिंसिपल के चेयर तक पहुंची थी। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने बुलाया? प्रिंसिपल ने बगैर किसी असर से हल्का सा सर हिलाया, सामने सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने नहीं, सर ने बुलाया है आपको। आपसे बात करनी है उन्हें। हिमानी ने गर्दन मोड़कर देखा तो उस पर बैठे सागर को देखकर वे एक पल को बिल्कुल सुन रह गई। चेहरे पर हैरानी का साया था, मगर खुद पर काबू पाते हुए वह पलटी। सागर गंभीर शब्दों में बोला, बैठिए मैडम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह उलझी हुई नज़रों से बोली, जी सर कहिए, मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ स्टूडेंट को बैठने की परमिशन नहीं होती। सागर ने नज़रें उसकी तरफ मोड़ ली। सुकून से जवाब दिया, आप स्टूडेंट के साथ साथ अब कुछ और भी हैं, बैठ जाइए। हिमानी ने एक नज़र प्रिंसिपल को देखा, जो अब बिल्कुल चुप से फाइल में बिजी थी। वह झिझकते हुए बैठी। सागर ने सीधा उसके आंखों में देखकर कहा, कल रात मैं आपके पापा से मिला था। कल बहुत बेइज्जती के साथ उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि आपकी आंटी को मेरी बात नापसंद हुई थी। हिमानी का चेहरा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ हिमानी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो बात पूरी करता उससे पहले कि हिमानी हड़बड़ाकर खड़ी हुई। अगर पापा ने मना कर दिया है तो फिर मेरी तरफ से भी मना है। ये कहकर वह जाने को मुड़ी, लेकिन सागर ने झिझकते हुए उसकी कलाई को थाम ली। बैठो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। बिना परमिशन तुम यहाँ से जा नहीं सकती। हिमानी ने घबराकर उसे देखा। आंखों में उलझन, डर, हैरानी एक साथ सिमटाए थे। सागर नरम मगर मजबूत शब्दों में बोला, तुम्हारे पापा की पूरी जानकारी मेरे पास है। वे कभी तुम्हारी शादी नहीं करने देंगे। उसमें फैसला लेने की हिम्मत नहीं। उनके हर फैसले में कोई ना कोई रुकावट होती है। वह गहरी सांस लेकर बोला, इसलिए ठीक होगा शादी करके खुद उन्हें बताओ। मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सागर ने नज़रें नीचे करके इतनी बड़ी बात बोल दी थी। खुद से की हुई पसंद की चीज़ में कभी नहीं छोड़ता। तुम मेरी पसंद हो। अब भी उसे फटी फटी नज़रों से वह देख रही थी। पल भर के लिए वह जैसे बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। सागर अभी और ज़्यादा कुछ कहने ही वाला था कि वह अचानक हिमानी डरकर बोली, दिमाग ठीक है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं? सागर के चेहरे पर एक पल को हैरानी उभरी, लेकिन उसी पल उसने पीछे रखी गन उसके सर पर तान दी। वह बिल्कुल साधारण सी लड़की थी। जल्दी से डरकर पीछे हट गई। वह कांपते शब्दों में बोली, मैडम जी। वह घबराकर प्रिंसिपल की तरफ मुड़ी। ये कौन है, बताइए मुझे। प्रिंसिपल मैडम ने सर उठाया। उनके चेहरे पर अजीब सा डर सवार था। हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह आपका और उनका पर्सनल मामला है। हमें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर हिमानी का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। वह डर की निगाहों से सागर को देखने लगी, जिसका अंदाज़ा अब पूरा उसे डराने के लिए ही बैठा था। बैठ जाओ, नरमी से मगर दबाव से बोला, बात पूरी होने दो। मैं पागल नहीं हूँ, मारूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं अभी ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। सागर साहब, आपको अंदाज़ा भी है आपकी बात कितनी अजीब है। वे कांपते शब्दों में बोली, पापा ने मना कर दिया तो अब क्या रह गया है? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे मजबूर करें। मैं मजबूर नहीं कर रहा। वे बात काट कर गंभीरता से बोला, तुम्हें एक हकीकत से मिलवा रहा हूँ। तुम्हारा बाप कभी तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, न तुम्हारी आंटी ऐसा होने देगी। तुम इसी तरह उनके फैसले पर लटकी रह जाओगी और तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कहीं और तय कर देंगे। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इज्जत से। ना कोई दबाव है, ना ज़बरदस्ती। हाँ, मेरी मोहब्बत ज़रूर हो, क्योंकि जिस चीज़ को मैं अपनी समझ लूँ उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता के मार्केट को आग लगाकर ना जलाऊँ तो अभी के अभी हाँ बोलो। बंदूक उसके कनपटी पर रखी हुई थी। उसने भीगी आंखों से उस जालिम इंसान को देखा था, फिर रोते हुए सर झुका गई थी। प्रिंसिपल ऑफिस में ही उसकी शादी तय करवा दी थी। वह ना चाहते हुए भी उस दरिंदे के हाथ लग चुकी थी। उस वक्त वह सागर उसे एक दरिंदा ही लग रहा था, जिसकी ज़िंदगी बचाकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी थी। वह इसलिए सीधा राम गोपाल के घर गया था। दरवाजे पर जैसे ही आहट हुई, आरती देवी ने किचन से आकर दरवाज़ा खोला। सामने हिमानी को देखकर एक पल को हैरान रह गई। माथे पर सिंदूर, गले में जयमाला। अरे बेटा, इस वक्त तुम कॉलेज में थी ना? ये क्या पहन रखा है और माथे पर ये क्या लगा रखा है? हिमानी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह एकदम माँ के गले लग गई। मम्मी सिर्फ इतना ही कह पाई थी, बाकी सब सिसकियों में छुप कर रह गया था। आरती देवी परेशानी से उसे थामे खड़ी रह गई।
क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी हुई है? कुछ बोलो तो सही। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से दरवाजे पर मौजूद कदमों की चाप और गहरी आवाज़ ने उन्हें चौंका कर रख दिया था। अरे नहीं हिमानी, इस तरह रोते नहीं, मम्मी को परेशान मत करो। आरती देवी ने गर्दन घुमाकर देखा तो सागर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। हिमानी जल्दी से पीछे हुई, अपनी माँ के पीछे जाकर छुपी। ये क्या हो रहा है? आरती देवी की आवाज़ कांप रही थी। तभी अंदर से राम गोपाल तेज कदमों से बाहर आए। ये क्या समस्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे अपने घर में देखकर उन्हें आग लग गई थी। सागर कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए बेपरवाह अंदाज में मुस्कुराया और बोला, अरे सर, आप रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ससुर जी। कोई समस्या नहीं, मैं आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। राम गोपाल के चेहरे के असर पल भर में बदलते जा रहे थे। क्या मतलब तुम्हारा? सागर ने अपने जेब से कागज निकालकर मेज पर रखते हुए बड़े रोबदार शब्दों में बोला, मतलब बिल्कुल साफ है। हम दोनों ने शादी कर ली है। ये रहे शादी के कागज। हमने कानूनी तौर से भी शादी कर ली है और धार्मिक तरीके से भी शादी कर ली है। आरती देवी ने आंखें फाड़कर कागज की तरफ देखा। हिमानी माँ के पीछे खड़ी रही, जैसे अपनी बेटी को खुद से छुपा रही हों। राम गोपाल आगे बढ़े। सागर के कॉलर के तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जल्दी से पीछे हटा और गुस्से वाली शब्द में बोला, अरे ये गलती सोच कर भी मत करना राम गोपाल जी। मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, बहुत खतरनाक इंसान हूँ। मुझे मजबूर ना करे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती देवी ने बेटी की तरफ देखा जो सर झुकाए कांप रही थी। सागर ने एक निगाह उस पर डाली और नरमी से मगर गहरी आवाज़ में बोला, और तुम लड़की अपना ख्याल रखना। अब तुम सिर्फ अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं हो, मेरी धर्मपत्नी भी हो और मेरी अमानत हो, और मेरी अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह आखिरी नज़र सब पर डाले बिना दरवाजे की तरफ पलटा और धीरे से दरवाज़ा बंद करता चला गया। पीछे पूरा घर जैसे पत्थर का बन गया हो। आरती देवी शक में बैठी बेटी को देखती रही। राम गोपाल ने चुप्पी से कागज उठाकर हाथ में लिए और उसी पल हिमानी ये सब बर्दाश्त न करते हुए ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की तरफ भागे थे। एक हफ्ते के बाद रेस्टोरेंट की भीड़ में वह एक आदमी के साथ कोने में सर झुकाए बैठी थी। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहे थे। शादी को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। ये खबर अब पूरे परिवार में फैल चुकी थी। आज दोपहर से लव का फ़ोन आया था। वह उससे बात करना चाहता है। वह समझी शायद कोई वैसी ही बात हो या अफसोस, मगर दिल बेचैन था। कुछ पल के बाद लव रेस्टोरेंट के दरवाजे पर सफ़ेद कोट पैंट में तेज कदमों से चलता हुआ उसकी मेज़ तक आया था। उसका हाल चाल पूछा और बैठ गया। हिमानी ने दबी आवाज़ में जवाब दिया और नज़रें झुका ली। उसको काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और बिल्कुल गंभीर शब्दों में बोला, हैरानी की बात है, शादी हो गई तुम्हारी, वह भी कॉलेज में बैठकर, सबके सामने। तुमने रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? वैसे न जाने क्यों मुझे इस कहानी में झोल लगता है। हिमानी ने नज़र ऊपर उठाए और थके हुए शब्दों में बोली, उसने मेरे सर पर बंदूक रखी थी, धमकी दी थी, अगर मना किया तो पापा को मार डालेगा। अगर कुछ भी ऐसा होता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती, इसलिए चुप से हाँ कर दी थी। मैं बंदूक के सामने मजबूर हो गई थी। लब गुस्से की हंसी के साथ बोला, ओहो, तो ये एक कुर्बानी थी। अब तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये तो अजीब बात है। हिमानी घबरा गई। कुछ कहने वाली थी कि लब ने उसका हाथ थाम लिया। वह चौंक कर पीछे हुई, लेकिन उसने बात चालू रखी, जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी भी वक्त है, एक रास्ता है। हिमानी ने चुपके से उसकी तरफ देखा, तुम मेरे साथ संबंध बना लो, हम सबको बता देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। फिर तुम सागर से डिवोर्स ले लोगी और मुझसे शादी करोगी। मेरी माँ की भी यही इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी जो तुमने कभी चाही थी। हिमानी का चेहरा गुस्से में बदल गया था। लब, आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें करके आप मेरी नज़रों में और भी गिर गए हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना इज्जत दांव पर लगा दूं। वो बड़ी हैरान होकर बोली थी, वह साधारण लड़की जरूर थी लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी। लब कुछ और बोलने ही वाला था कि हिमानी की आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। मुझे शर्म आती है आपको अपनी मोहब्बत कहते हुए। जो आदमी ऐसी बातें सोच सकता है वो मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकता। लव थोड़ा जल गया था। क्या गलत है इसमें? मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम भी चाहती हो, तो क्या बुराई है? तभी एक कुर्सी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और सागर चुपके से उनके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। हिमानी और लब दोनों जैसे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। पल भर के लिए हवा में घबराहट फैल गई थी। सागर ने लब के तरफ देखा।
चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर आंखों में एक अजीब ठंडक, जैसे तूफान से पहले चुप्पी की होती है। आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ कहूँ? सागर की आवाज़ गूंजी। दोनों अगली सांस लेना भूल गए। सागर ने लब की तरफ देखा, चेहरे पर गुस्सा था, आवाज़ में जहर छुपा हुआ था। ये जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, ये अब मेरी पत्नी है। और सुन लो, मैं तुम्हारी तरह लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी के बाप के कारोबार के लिए उसकी बेटी को इस्तेमाल करने लग जाऊँ। लब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, मगर सागर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वेरी गुड हिमानी, जो तुमने जवाब दिया है वह सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। आज तुम पर मुझे फ़क्र महसूस हो रहा है। और अब सागर ने लब की तरफ उंगली उठाई। यहाँ से दफ़ा हो रहे हो या मैं गार्ड को बुलवाकर तुम्हारी अच्छी खासी खातिरदारी करवाऊँ? लब का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वह हड़बड़ाकर कुर्सी से उठता, नजरें चुराते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गया, जैसे उसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान गिरा हो। वहाँ चुप्पी छा गई। हिमानी की आंखें नम थी, चेहरे पर उलझन, शर्मिंदगी, दुख का मिला जुला असर था। वह उसको देखते हुए बोला, ये थी आपकी मोहब्बत? कुछ पल वह चुप रही, फिर नज़रें चुराते हुए बोली, मैं उसको पसंद करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वह इतना घटिया बात करेगा। मैं यहाँ ऐसे वैसे किसी मकसद के लिए नहीं आई थी। सागर उसके तरफ देख रहा था, चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी गंभीरता थी। हिमानी, मैं जानता हूँ तुम उसे दिल से चाहती थी, इसलिए तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ आज तुमने असल चेहरा देख लिया है। और जहाँ तक संबंध की बात है, उनकी नीयत खराब थी तुम पर। मैंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। तुम्हारे पिता की मार्केट पर नज़र है उसकी। तुम बस एक मोहरा थी। हिमानी ने धीरे से सर हिलाया, आंखों से आंसू बहने लगे और चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। सागर नरम शब्दों में बोला, खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विदाई की तुम्हारे पापा से करना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी है तो बताओ। कोई ऐतराज़ तो नहीं है तुम्हें? वह कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रोती हुई आंखों में डर और उलझन, मोहब्बत में धोखा खाई हुई थी, जैसे शब्द उसके गले में अटक चुके हों। सागर ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। वह अपनी जगह से उठा, उसके करीब आया और धीरे से बोला, चलो उठो यहाँ से। ज़्यादा देर रुकना यहाँ मेरे और तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। हिमानी ने उसे देखा, आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान बिल्कुल चुप थी। उसके साथ खड़ी हो गई, कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके साथ चलने लगी। वह उसे लिए राम गोपाल के घर की तरफ बढ़ा था। आंगन की हवा में एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। हिमानी बिल्कुल चुप से सागर के साथ खड़ी थी, नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। सागर की आंखों में एक ठोस मोहब्बत था। वह बारी बारी अपनी उंगलियां मोड़ रहा था। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। राम गोपाल आरती देवी के साथ अंदर दाखिल हुए। हिमानी ने नज़रें झुका ली, जबकि सागर ने जल्दी से उन दोनों के पैर छुए और बड़े प्यारे अंदाज में खड़ा हो गया। उसकी इस तरह की रिएक्ट देखकर उसकी आवाज़ में अजीब सा ठहराव और प्यार था। आज फिर आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ छोड़ने नहीं, एक अपील करनी है आप लोगों से। राम गोपाल के चेहरे पर नरमी और हैरानी के दोनों असर थे, लेकिन वे चुप रहे। सागर ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। आरती देवी ने जल्दी अपने पति की तरफ देखा, जबकि हिमानी के पलकें कांपने लगी थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दे रहा था। मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे बोलूँ कि आपकी बेटी से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सुकून है। प्लीज़ प्लीज़, मुझे सिर्फ अपनी पत्नी का साथ चाहिए। मैं वादा करता हूँ उसे कभी रोने नहीं दूंगा, कभी उस पर बोझ नहीं बनूंगा। वह और ज़्यादा कुछ कहने वाला था कि अचानक हिमानी की आवाज़ उभरी, धीमी लेकिन मजबूत। मम्मी, मैंने हमेशा आपके फैसलों पर अपना सर झुकाया, बचपन से लेकर आज तक कभी जुबान नहीं खोली। आपने जिससे मंगनी की, जिससे रिश्ता जोड़ा, सब मान लिया, लेकिन आज मैं आपसे ये खुद हाथ जोड़कर कहती हूँ कि सागर की बात को स्वीकार कर ले। मुझे मालूम है मैंने गलत आदमी पर भरोसा किया, लेकिन जब जान चुकी हूँ कि सही कौन है। वह टूटी हुई थी, उसको सहारा चाहिए था। उसके शब्द में नरमी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। राम गोपाल ने बेटी की तरफ देखा, आंखों में नरमी थी, लेकिन चेहरे सख्त थे। फिर धीरे से सागर की तरफ ध्यान दिए और गहरी आवाज़ में बोले, मेरी बेटी की आंखों में अगर एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे तकलीफ दी तो मैं तुम्हें खुद से भी छीन लूंगा। सागर जल्दी खड़ा हुआ, आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। अब बस मुझ पर भरोसा रखो सर, आपने जो खजाना मेरे हवाले किया है वो मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। आरती देवी ने आगे बढ़कर बेटी को गले से लगा लिया। राम गोपाल ने सागर के कंधे पर हाथ रखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। अपनी बेटी के सामने माँ बाप हमेशा हार जाते हैं, और धीरे से बोले। सागर ने आगे बढ़कर बड़ी इज्जत से राम गोपाल के पैर छुए, आरती देवी के पैर छुए।
हिमानी की तरफ देखकर धीरे से सर झुकाया। हिमानी ने नजरें चुरा ली, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर थी जो सागर की मोहब्बत की गवाही दे रही थी। कभी कभी मोहब्बत का जज्बा काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके साथ नीयत और प्यार और इज्जत ज़रूरी होती है। और जब एक लड़की गलत इंसान को छोड़कर सही आदमी का चुनाव करती है तो उसकी दुनिया ही रंगीन हो जाती है। आज उसकी कजन माला और हिमानी दोनों एक साथ विदाई थी और बड़ी ही धूमधाम से शादी रखी गई थी और दोनों विदा होकर अपने अपने ससुराल पहुंच गई थी। सागर अपनी पत्नी को पाकर न जाने कितना खुश था। हिमानी घूंघट गिराए उसके सेज पर बैठी हुई थी। हिमानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था ये घर है या कोई महल। जब धीरे धीरे सागर चलते हुए हिमानी तक पहुंचा, हिमानी के मन में बहुत घबराहट हो रही थी। उस दिन की माला की बात उसे बहुत जोरों से याद आ रही थी। आज उसकी सुहागरात थी और उस सर्दी के मौसम में भी उसे पसीने आ रहे थे। सागर आते ही उसके सर से दुपट्टे को बड़ी प्यार से दूर हटाया और फिर बड़ी प्यार से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था वह किसी फूल को छू रहा है। हिमानी का डर भी जैसे मिनटों में गायब हुआ था और सागर के छूने से वो मदहोश होती चली गई। धीरे धीरे हिमानी के होठ पर सागर पहुंच चुका था। फिर गर्दन पर इसी तरह आगे बढ़ता रहा। वह उसके ब्लाउज को भी अलग कर चुका था, लेकिन हिमानी भी इस प्यार में उसका पूरा साथ दे रही थी। वे दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। पूरे कमरे में उसकी आहें और सिसकियां गूंज रही थी। सागर ने उसे बिल्कुल बेकरार कर दिया था। 2 दिन के बाद वह अपने मायके आई थी। माला भी उससे मिलने के लिए आई थी। हिमानी ने उसके सुहागरात के बारे में उससे बात की। उसने कहा, मयूर भी बहुत अच्छा इंसान है। मेरी अभी तक सुहागरात नहीं हुई है क्योंकि मेरी सुहागरात के दिन ही डेट आ गई थी और मयूर से मैंने माफ़ी मांग ली थी। मयूर 2 दिन मुझे सिर्फ चूमता रहा और देखता रहा। आज मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मयूर का फ़ोन आया था। मैं अभी आपको लेने आ रहा हूँ, पर मैं क्या बताऊँ हिमानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हम तो कब के 2 जिस्म एक जान हो गए हैं। मुझे एक दिन भी सागर ने नहीं छोड़ा। हर रात उसने अपना हक वसूल किया है और मैंने भी उसका पूरा साथ दिया है। वह बहुत अच्छा इंसान है और ऐसा कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं जैसा कि तुम डर रही हो। जब तुम्हें मयूर पसंद है तो उसमें डरने की क्या ज़रूरत है। बस तुम मयूर का साथ देना, वे रात भी बीत जाएगी जब तुम 2 जिस्म एक जान हो जाओगी और बहुत ही मज़ा आएगा। माला हंसने लगी थी। माला ने एक और बात कही। जो बात सागर ने कही थी वह सच साबित हुई थी। लब तुमसे कोई प्यार नहीं करता था। उसकी तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ सेटिंग है। हमारे बारात वाले दिन ही एक लड़की ने उस पर रेप केस किया था और उस केस में वो मुजरिम साबित हुआ है। अच्छा हुआ जो तुम्हें सागर मिल गया, नहीं तो वो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी चीट करता। भगवान जो भी करता है हमेशा भले के लिए करता है। अगर इंसान अच्छा हो तो भगवान उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। हिमानी ने कहा, माला तुम बिल्कुल सच कहती हो। शायद भगवान ने ये जोड़ी ऊपर से बनाई है, तभी तो मैं अनजाने में सागर तक पहुंच गई। मैं इस बात को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ, ये जोड़ी ऊपर से ही बनते हैं। आप लोगों को कैसी लगी माला और सागर की प्रेम कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।